नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। बैठक में जिले के अधिकारी, व्यापारी शामिल होंगे। रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे भी कह चुके हैं कि सभी से रायशुमारी करके ही लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। तो आज आखिरी दिन है, 28 तारीख, यानी कि मियाद खत्म हो रही है और अब जिला प्रशासन, व्यापारी, तमाम लोग बैठ के, प्रशासनिक जिम्मेदार बैठ के ये तय करेंगे कि राजधानी रायपुर में बीते 7 दिनों में क्या असर देखने को मिला है। हालांकि मंत्री का कहना है कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, आंकड़े कम दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अब बैठकर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। और इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2272 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 960 लोग ठीक हुए हैं। 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर में 462 नए कोरोना संक्रमित मिले। रायगढ़ में 24 घंटे में 227, दुर्ग में 187 नए केसेस पाए गए हैं। बिलासपुर में 177 और जांजगीर में 117 नए मरीज मिले। अब तक कुल 72,224 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 848 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 31,661 है। कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस 1,04,733 हो गए हैं। आज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होनी है। इसके लिए प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को सेंटर तक अपने निजी साधनों से पहुंचना होगा। परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड के अलावा पानी की बोतल, सैनिटाइजर ले जा सकेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को सेंटर में एंट्री मिलेगी। परीक्षार्थियों को सेंटर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। जिन छात्रों का तापमान ज्यादा होगा उन्हें परीक्षा सेंटर में बनी आइसोलेशन लैब में बैठकर इम्तिहान देना होगा। क्लेट के एग्जाम में प्रदेश के लगभग 800 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एग्जाम के दिन परीक्षा सेंटर पहुंचने वाले छात्रों को पुलिस जब रोकेगी तो वो एडमिट कार्ड दिखाकर पुलिस की कार्रवाई से बच सकेंगे। राजेश राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज की अहम खबर यही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, ये इंतजार लोग कर रहे हैं, खास तौर पे राजधानी के लोग। इसके अलावा जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर के अपडेट है। कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। देखिए, कोरोना और आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है, उसकी बात कर ले तो नो डाउट पिछले 7 दिनों में जिस तरह से राजधानी में देखा वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात थी, क्योंकि इस बार का लॉकडाउन पुलिस की ओर से सख्ती कोई नहीं की गई थी। जिले के एसपी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सख्ती नहीं बरतेंगे, लेकिन नियम और व्यवस्थाएं इतनी कठोर होंगी कि जिनके पास कोई रीज़न नहीं है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। और अमूमन 7 दिनों में ऐसा ही होता दिखा। बहुत ज़्यादा चेकिंग रही सड़कों पे, जिसके चलते सिर्फ वो ही लोग निकल पाए जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत थी। और ज़्यादातर जो लोग निकले वो इलाज को लेकर के निकले थे, वो मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के निकले थे। तो अगर लॉकडाउन का ये मकसद था कि लोगों का मूवमेंट कम से कम हो, तो उस मामले में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी सफल लॉकडाउन था और है भी अभी। लेकिन 7 दिन का पीरियड कितना इफेक्टिव होता है ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड ही 7 से 10 दिन का होता है। उसके बाद फिर से 7 दिन चाहिए, तो मिनिमम 20 से 21 दिन की बात की जाती है मेडिकल फैटर्निटी में। लेकिन चूंकि लॉकडाउन लगने से बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित होती है, खासकर छोटे लोग जो सब्जी लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनकी आजीविका पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सामानें महंगी हो जाती है, आपूर्ति नहीं होती है, तो आम लोग भी प्रभावित होते हैं। तो जान जरूरी है, साथ में लोगों की ज़िंदगी भी स्मूथली चलती रहे, ये भी ज़रूरी है। और इसी पे आज बैठक होगी। प्रभारी मंत्री जिले के रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि सोमवार को इस मामले में बैठक लिया जाएगा और बैठक में बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर भी होंगे, मंत्री भी होंगे, अधिकारी भी होंगे और उनसे सलाह मशवरा की जाएगी कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर बढ़ाया जाए तो फिर किन शर्तों के साथ बढ़ाया जाए। तो वो आज दिन की एक अहम खबर होगी और सबकी नज़र उस पर रहेगी। जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो राहत की बात यह है कि जब लॉकडाउन लगा था उसके ठीक पहले राज्य में रिकवरी रेट सबसे बुरी थी देश भर में, सिर्फ 49% के आसपास था। लेकिन आज रिकवरी रेट 60% के आसपास है। तो ये काफ़ी राहत वाली बात हो सकती है, क्योंकि लोग तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। और लॉकडाउन लगा भी था इसीलिए कि उसका प्रेशर अस्पतालों पर कम हो, लोग कम निकलेंगे, मरीज कम होंगे और फिर अस्पतालों में जो बोझ बन गया है, जो ऑक्यूपेंसी है बेड की, वो थोड़ी सी कम हो, लोगों को बेड मिले
मिले और डॉक्टरों पर जो प्रेशर था दिन रात इलाज करने का वो थोड़ा सा कमे, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक ब्रीदिंग स्पेस अस्पतालों को मिलेगी और ये जो 7-8 दिन का पीरियड है उसमें उनको आगे की तैयारी करने का मौका मिलेगा। जी, परीक्षा की अगर बात करें क्लेट की परीक्षा की, तो उसको लेकर क्या तैयारियां दिख रही है राजेश? जी बिल्कुल, एक अहम परीक्षा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट, जो युवा एडमिशन चाहते हैं उनको लेकर के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, क्लैट का एग्ज़ाम है। रायपुर में भी उसका एक सेंटर पड़ा है, करीब 800 परीक्षार्थी इसमें होंगे। तो चूँकि 800 परीक्षार्थी हैं, सभी 12वीं के बाद उसमें आते हैं जो एडमिशन लेंगे, तो थोड़े से युवा हैं, थोड़े से जिम्मेदार हैं। लिहाजा जो व्यवस्था हमने देखी थी नीट के एग्ज़ाम में कि शासन प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी, जो परीक्षार्थी पहुंचने वाले थे सेंटर उनके लिए व्यवस्था की गई थी, वो इस बार नहीं दिखी है। इस बार सिर्फ छात्रों पे छोड़ दिया गया है कि वो अपने साधन से सेंटर पे पहुंचेंगे, उनके पास एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड के आधार पे पुलिस उनके या उनको अगर छोड़ने कोई परिजन जा रहे हैं तो उन्हें रोकेगी नहीं, वो वहाँ पे पहुँचेंगे। व्यवस्थाएं अलग की गई हैं कि अगर कोई संदिग्ध हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो हर जो सेंटर है उसमें एक आइसोलेशन सेंटर जैसा बनाया गया है, एक सेपरेट व्यवस्था की गई है और उन व्यवस्था के तहत बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो राहत दी जा सकती है नियमों में वो देने की कोशिश की गई है। उन्हें पानी बोतल अपने साथ लाना है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था करनी है, तो इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ उन्हें अलाउ किया गया है। परीक्षा केंद्रों पे भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत हुई हमारी, तो उनको कहना था कि जो भी निर्देश दिए गए हैं संस्था की ओर से उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और बच्चों को कोई असुविधा न हो इस बात की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो बच्चों को कोई असुविधा न हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ लॉकडाउन पर भी आज फैसला होना है, जिस पर सबसे पहले हम आपको खबर बताएंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो 24 घंटे में 2310 संक्रमण के मामले मिले हैं। एमपी में अब तक 1,22,209 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मौत का आंकड़ा 2207 है। मध्य प्रदेश में कल 2081 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 97,571 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,431 है। कोरोना महामारी को लेकर आम जनता ने से जागरूकता का परिचय देते हुए छिंदवाड़ा शहर को पूरी तरह लॉक रखा। शहर के व्यापारियों ने जिला प्रशासन से रविवार को साप्ताहिक बंद की मांग की थी। इसके बाद श्रम विभाग ने रविवार को साप्ताहिक बंद के आदेश जारी कर दिए। शहर के लगभग सभी प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहीं। इतना ही नहीं, आम जनों ने अपने आप ही लॉकडाउन को पूरा समर्थन दिया। छिंदवाड़ा में बीते एक हफ्ते से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद आम जनों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जागरूकता दिखाते हुए शहर को बंद रखा। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली। इस मीटिंग में महामारी की रोकथाम के उपाय भी सुझाए गए। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है। इसी के साथ कृषि सुधार का नया कानून बन गया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक के जरिए संघीय ढांचे को चोट पहुंचाई है, क्योंकि कृषि से संबंधित कानून राज्य सरकार का विषय है। इस बिल में किसान को ट्रेडर बताया गया है। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि अगर कृषि को व्यापार की श्रेणी में लाएंगे तो हो सकता है कल इस पर टैक्स भी देना पड़े। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से इस बिल को लेकर आई है और इसका नाम बदलकर राज्यों के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों को कभी भी अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की मनाही नहीं थी, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सीएम ने श्रम कानून पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि राज्यों को बिना विश्वास में लिए गए इस बिल को पास किया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि और बिचौलियों से मुक्ति वाले कृषि बिल पर कांग्रेस दलगत राजनीति से बाज आए। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार को कुठाराघात करते हुए ये दूसरे रूप में इस बिल को लाया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये कहा जा रहा है कि किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपने उपज बेचने में कब प्रतिबंध था?
कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। भंडारण के आपने छूट दे दी है तो फिर कोई भी व्यक्ति कितने भी अनाज, दलहन तिलहन वो अपने गोदाम में रख सकता है। इसका अर्थ ये है कि जब सीजन आएगा फसल के तो सस्ते दर पे व्यापारी खरीदेंगे और फिर कुछ लोग हैं देश में अनाज के, दलहन के, तिलहन के रेट तय करके मनमाने दाम पर बेचेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के किसानों के लिए ऐसे कानून लेकर के आए हैं कि अब बिचौलिए से किसान मुक्त हो गए हैं। इसके पूर्व बिचौलिए के कांग्रेस लगातार किसान बंधन में जकड़े रहे, बीज के पैसे उनके बिचौलिए खा जाते थे। डबरा में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान तरह तरह के प्रदर्शन करते हुए अब सड़क पर भी उतर आए हैं। इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न होकर मशाल जुलूस निकाला। कृषि बिल का विरोध करते हुए किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि किसान ने डबरा के मुख्य मार्ग पर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। किसानों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल को काले झंडे भी दिखाए थे। वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 28 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। केवल 4 सीटों पर ही उसे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। जारी 9 प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस ने सागर के सुर्खी से पारू साहू को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से होगा। वहीं ग्वालियर पूर्व से बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की दूसरी सूची में जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी, सुर्खी से पारू साहू, मांधाता से उत्तम राज, नारायण सिंह, बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू और सुवासरा से राकेश पाटीदार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब मेहगांव, बड़ा मेहलारा, मुरैना और ब्यावरा सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। ये जो सूची आप देख रहे हैं, सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हाल ही में, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। हरिवल्लभ शुक्ला को पोहरी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा मुंगावली की बात करें तो यहां से कन्हैयाराम लोधी को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सुर्खी से पारू साहू, जो हाल ही में शामिल हुई हैं बीजेपी से कांग्रेस में, 2018 में गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, पहले भी विधायक रह चुकी हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने पारू साहू को टिकट दिया है। उत्तम राज, नारायण सिंह, मानधाता से इन्हें टिकट दिया गया। सुवासरा से राकेश पाटीदार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राकेश पाटीदार। इस बार का चुनाव पूर्ण रूप से जनता लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है जनता के साथ इस बार न्याय होगा और जनता अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। और जो जनता के साथ धोखा हुआ है, जनमत के साथ जो धोखा हुआ है, तो उस धोखे का जवाब जनता देगी। सबसे पहले तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का और मध्य प्रदेश के तमाम शीर्ष नेतृत्व का, जिसने मुझ जैसे एक छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, सिद्धांतों से जोड़कर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा व्यक्त किया है और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। उनकी जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
2 दिवसीय दौरे पर डबरा पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आए। जाटव समाज की बैठक करने के बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज का मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें मंत्री इमरती देवी ने भी शिरकत की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही मंत्री इमरती देवी और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ डिनर भी किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। वीआईपी रोड स्थित एक क्लब में देर रात गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी हितेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोर्शी विहार और विधायक निवास के सामने स्थित क्लब में एक युवती का जन्मदिन मनाने के लिए लोग जुटे हुए थे। लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी का चोरी छिपे आयोजन किया जा रहा था। आयोजन में दुर्ग भिलाई से भी युवतियां पार्टी में शामिल होने आई थीं। इसी दौरान दुर्ग निवासी आरोपी हितेश पटेल खुद को पत्रकार बताकर लॉकडाउन के दौरान क्लब में शराब पीने अपने दोस्त अनुराग गुप्ता के साथ पहुंचा था। यहां गेट बंद करने पर कुछ युवकों से विवाद हो गया। तभी हितेश पटेल ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिया, जिसके बाद युवकों ने उसकी पिटाई कर पिस्टल छीन ली और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके लाइसेंसी पिस्टल जब्त की है। सवाल यह है कि कोरोना काल में जब राजधानी में टोटल लॉकडाउन है, ऐसे समय में क्लब कैसे खुला रहा और जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कैसे हुआ? मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया तो मैं अपने बचाव में मैंने सिर्फ हवाई फायर किया सर। मैंने किसी को टारगेट करके नहीं गोली नहीं मारा। अगर मारा होगा तो फॉरेंसिक जांच में मिल जाएगा आपको। एक हितेश पटेल करके है जो भिलाई का रहने वाला है, उसके द्वारा गोली चलाने की बात सामने आ रही है और यहाँ पर कोई पार्सल लेने के लिए आए हुए थे, उन्हीं के साथ विवाद हुआ था। उसी दौरान हवा में गोली चलाई गई है। इसकी जांच की जा रही है कि कैसे होटल खुला हुआ था और कैसे आए हुए थे लोग, कहाँ ठहरे हुए थे, किस प्रकार से आए हैं, इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के मोवा रेलवे अंडरब्रिज में चाकूबाजी और लूटपाट की वारदात सामने आई है। 3 लुटेरों ने IBC 24 के ड्राइवर को चाकू मारकर उससे लूटपाट की। शहर के बीचों बीच शाम 7:30 बजे लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। मोआ रेलवे अंडरब्रिज से गुजर रहे IBC 24 के ड्राइवर सोनू से पहले से घात लगाए बैठे 3 लुटेरों ने फोन कॉल का बहाना बनाकर उसका मोबाइल मांगा। सोनू ने अपने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर जल्दी जाने की बात कही तो लुटेरों ने लूटपाट कर उसे चाकू मार दिया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि आसपास के इलाके में लूटपाट करने वाले आए दिन ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े मोबाइल और पैसा छीनने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अंडरब्रिज के नीचे शाम ढलते ही ऐसे आपराधिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है जो लूटपाट और चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रेलवे ट्रैक के पास में एक घटना हुई थी, इसमें चाकू मारा था और युवक को, सुनील नाम का लड़का है। उसके एक इन्वेस्टिगेशन पे एक सुराग लगा था जिस पे एक आरोपी जिससे उसको वार किया गया, तो चाकू भी बरामद हो गया है। आगे अभी कार्रवाई की जा रही है। गुना से बड़ी खबर, गैंगस्टर को ले जा रहा पुलिस वाहन पलट गया है। मुंबई से गैंगस्टर को लेकर यूपी जा रही थी पुलिस। सड़क हादसे में आरोपी फिरोज खान की मौत हो गई है। 4 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। एसपी ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। चाचौड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है। गुना से बड़ी खबर, सड़क हादसे में पुलिस की गाड़ी पलटी और गैंगस्टर की मौत हो गई है। 4 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। धीरज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, पूरी खबर बताएं। धीरज, आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। कैसे ये घटना हुई है, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे में पाखरियापुरा के पास से ये जो है पुलिस का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और इसमें जो है एक जो गैंगस्टर था फिरोज, उसकी मौत हो गई है और इसमें जो लोग 4 लोग और जो मौजूद थे वो भी घायल हो गए हैं। उन्हें ब्यौरा में जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है और अभी जो है उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। जी धन्यवाद नीरज जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।